हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक ठाक। तो आज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस सीरीज का लेक्चर नंबर 11 लेकर आ गए हैं और आज पढ़ने वाले हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इससे पहले हम लोग कैपेसिटर लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, तो आज हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो लोग नए हैं उनको बता दें, मेरा नाम आफ्ताब सिद्दीकी और हमारा आपका प्यारा सा चैनल जुबिलेंट फिजिक्स, जिस पे हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 की फिजिक्स से। तो जो लोग नोट्स बनाना चाहते हैं साथ साथ बनाते भी चलेंगे, और जो नहीं बनाना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए हेडिंग लगाइए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को पढ़ने से पहले हम लोग कैपेसिटर तो पता होना चाहिए कि कैपेसिटर आखिर क्या है। अगर जो लोग लास्ट क्लास किए हैं तो उनको अच्छी तरह से पता होगा कैपेसिटर क्या होता है। जो नहीं किए हैं उसके लिए अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता देते हैं, मतलब समझ लीजिए कि छोटा सा रिव्यू देने वाले हैं लास्ट क्लास क्या क्या पढ़ाए थे, उन्हीं के बाद हम लोग आज का क्लास कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट क्लास में बताया था कि कैपेसिटर क्या है कि एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होती है कि जिसका काम होता है कि एनर्जी को स्टोर करना, और वो एक ही बार में सारा एनर्जी सप्लाई कर देता है। जैसे कि हमारे घर में देख लिया जाए, कूलर होती है, फ़ैन है या मोटर है, तो इन सब को शुरू करने के लिए बहुत ही लार्ज अमाउंट में एनर्जी की ज़रूरत होती है। लेकिन इनके सप्लाई के लिए जो हमारे घर में करंट आती है या जो बैटरी का इस्तेमाल करते हैं वो सफिशिएंट एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर पाती है, यानी कि एनर्जी यानी करंट के फॉर्मेट में उसको नहीं दे पाती है। तो इसी के लिए जो है सो हम लोग को कैपेसिटर की ज़रूरत पड़ी। क्योंकि घर में अपने लोग बात करें तो इसको कंडेंसर के नाम से भी जानते हैं। अगर फैन में आप देखे होंगे तो कंडेंसर लगाते हैं, और ताकि जो देखते हैं कि कंडेंसर अच्छा है तो स्पीड उसमें अच्छा रहता है, क्योंकि शुरुआत में जो उसको स्पीड मिल जाती है उनको फिर रोटेट करना जो है सो आसान हो जाता है। जो भी करंट आप दे रहे हैं वो सफिशिएंट हो जाता है बाद में, लेकिन शुरू में स्टार्ट करने के लिए पहले क्या है, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो कैपेसिटर का काम क्या है कि कैपेसिटर हम लोग को लास्ट क्लास में बताए थे, तो आज डेफिनेशन तो नहीं लिखेंगे, बस बता देंगे कि कैपेसिटर का काम क्या होता है कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सपोर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो लिख ही देते हैं, इट स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी in the form of electric charge। इलेक्ट्रिक चार्ज, ये इलेक्ट्रिक, चलिए चार्ज यहीं लिख देते हैं, समझ जाइएगा, जगह पे बगल में नहीं थे। तो इलेक्ट्रिक चार्ज को जनरली कैपेसिटर स्टोर करता है, और इलेक्ट्रिक चार्ज अगर स्टोर कर रहा है तो हम लोग क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी स्टोर कर रहा है, तो ये एक ही बार में सप्लाई कर देता है। तो कैपेसिटर का एक प्रॉपर्टी था कैपेसिटेंस, ये कैपेसिटेंस था। कौन सा कैपेसिटर कितना कैपेसिटेंस उसका हो सकता है, कितना वो एनर्जी को स्टोर कर सकता है या चार्ज को स्टोर कर सकता है। तो इनके लिए हम लोग लास्ट क्लास में फार्मूला पढ़ चुके हैं, C = Q डिवाइड बाय V। क्या है? C = Q डिवाइड बाय V। तो ये ना तो चार्ज पे डिपेंड करता है ना तो पोटेंशियल पे डिपेंड करता है। जिस तरह से आप लोगों को पता होगा कि क्लास 12 में पढ़े होंगे कि R = जो होता है वो V डिवाइड बाय I होता है, लेकिन ये R ना तो पोटेंशियल पे डिपेंड करती है ना तो करंट पे डिपेंड करती है। अगर R जो डिपेंडेंट होती है वो मटेरियल पे डिपेंड करती है कि मटेरियल का थिकनेस क्या है, उसका एरिया क्या है। तो उसके लिए ρL/A पढ़े थे, याद है आप लोगों को, क्लास 12 में पढ़े होंगे। रो क्या है? ये प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होता है, और ये जो है अगर कोई वायर ले तो वायर का लेंथ और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। तो इसी तरह से कैपेसिटर भी क्या होता है कि वो ना तो चार्ज पे डिपेंड करती है ना तो पोटेंशियल पे डिपेंड करती है, ये कह सकते हैं डज नॉट डिपेंड्स ऑन Q एंड V। अब ये किस बात पे डिपेंड करती है तो ये पता चल जाएगा। अगर जो लास्ट क्लास किए होंगे उनको पता होगा कि ये क्या करती है कि ये उनके डायमेंशन पे डिपेंड करता है। अगर कोई कंडक्टर ले रहे हैं तो इसकी ज़रूरत नहीं है, इनको तो लास्ट क्लास में बस बता दिए थे एग्जांपल के लिए। तो ये कंडक्टर के डायमेंशन पे डिपेंड करती है, उसका शेप साइज क्या है, और वो मीडियम पे भी डिपेंड करती है। तो अभी आज पता चल जाएगा आप लोगों को कि आज भी ऐसे ही कुछ फार्मूला आने वाला है जिससे आप लोगों को पता चल जाएगा सी का एग्जैक्ट फार्मूला क्या होता है। सी तो क्यूब अभी से निकाल लिए हैं,
उसके बाद लास्ट क्लास में हम लोग बात करे थे, पढ़े थे स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर के बारे में बात करें तो ये स्फेरिकल कैपेसिटर ऐसा कैपेसिटेंस जो आया था, वो कैपेसिटेंस आया था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। इसमें आपको पता होगा 4 पाई तो कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट क्या है कि ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम होता है और रेडियस क्या आर रेडियस ऑफ स्फीयर है। लेकिन ये क्या थी, इट इज़ नॉट अ गुड कैपेसिटर। क्या था, ये कोई अच्छा कैपेसिटर नहीं था। इट इज नॉट अ गुड कैपेसिटर। ये कैपेसिटर स्फेरिकल कैपेसिटर क्या है कि एक अच्छा कैपेसिटर नहीं हुआ था। तो इनकी डिमेरिट क्या थी, इसके साथ प्रॉब्लम क्या था कि इनके साथ प्रॉब्लम जो था, देख लीजिए ये प्रॉब्लम, इनकी पहला प्रॉब्लम देखा जाए तो इनका कैपेसिटेंस बहुत ही लो होता था। इसका जो है सो एनर्जी स्टोर करने का जो कैपेसिटी था वो बहुत ही कम था। अगर बात करें तो लास्ट क्लास में अगर किए थे तो आर इक्वल टू 1 मीटर रखे थे तो 1.1 इंटू 10⁻⁻12 फराड कैपेसिटर जो है सो एनर्जी स्टोर कर पाया था, या उसका कटिंग कैपेसिटेंस ना होता था। पहला क्या बात है इसमें, इट हैज़ लो कैपेसिटेंस। अगर इफ़ आर इक्वल टू अगर हम लिए थे 1 मीटर, याद है आर इक्वल टू अगर 1 मीटर लेते हैं तो इसका कैपेसिटेंस जो आता है वो 1.1 इंटू 10⁻⁻10 फराड या कूलम पर वोल्ट कहते हैं इसी को। और दूसरा प्रॉब्लम क्या था कि ये एनर्जी को स्टोर तो करता था लेकिन एनर्जी को ये एक इकट्ठा नहीं रखते थे। क्या है कि डिस्ट्रीब्यूट कर देता। जैसे कि आप मान करके चलिए, आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, जब एग्ज़ाम का टाइम आएगा तो अगर आपके पास कलेक्टेड नोट्स रहेगी, क्या है कि अगर आपका नोट्स क्या है कि अगर कहीं पे कलेक्ट करके रखे हुए हैं तो एग्ज़ाम से पहले आप उसको ले लेंगे, वहाँ से रिवीजन कर करके आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर मान के चलिए आप एनर्जी को जिस तरह से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट, अगर आपका नोट्स भी डिस्ट्रीब्यूट रहेगा, कहीं लिखे हैं, कहीं रफ में लिख दिए, कहीं किसी कॉपी में लिख दिए, किसी का रैंडम कोई पता नहीं है, तो जब आपकी ज़रूरत पड़ेगी तो वो कोई काम का नहीं है, क्योंकि उस समय आप पढ़ाई कीजिएगा कि ढूंढिएगा कहाँ रखे नहीं रखे। तो इसी तरह से क्या है कि ये एनर्जी तो स्टोर करता है, वैसे भी बहुत कम एनर्जी स्टोर करता है, लेकिन सप्लाई की बारी होती है तो ये दे नहीं पाता है। क्या होता है कि इट इज, इसमें क्या होता है, एनर्जी इज नॉट बॉन्डेड। एनर्जी इज नॉट बॉन्डेड, इसमें एनर्जी बॉन्डेड नहीं होता है। तो स्फेरिकल कैपेसिटेंस के साथ ये सब दिक्कत आ रही थी। तो आप इनके साथ जो है सो इन सारी प्रॉब्लम को हम लोग जो है सो दूर करने के लिए क्या है कि इनमें बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही थी। क्या है कि इसका लो कैपेसिटेंस था, तो लो कैपेसिटेंस होने की क्या है कि अगर हम इसके ऊपर चार्ज भी स्टोर करना चाहेंगे तो वो बहुत कम कर सकते हैं। अगर रिक्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ेगी तब भी ये नहीं दे पाएगा, क्योंकि इनके इस बात क्या है कि अगर ये देखा जाए तो लास्ट क्लास में अगर बताए थे तो ये एनर्जी जो स्टोर कर रहा, तो मान कर चलिए इस पर चार्ज कुछ है और ये एनर्जी भी स्टोर जो करता था, तो इसका फॉर्मूला भी कल ड्रॉप कर दिए थे कि U इक्वल टू जो आता है स्फेरिकल कैपेसिटर है तो KQ स्क्वायर बाय 2R होता है। अगर आप लोगों को देखना है तो लास्ट क्लास का वीडियो जो है सो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से भी देख सकते कैसे आया था ये। तो ये एनर्जी अगर देखा जाए तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलने वाला क्या है कि ये इस तरह से होता है। तो अगर मान करके चलिए अगर सेकेंड प्लेट इसमें कहाँ है, अगर कहाँ पे जैसे क्या ओरिजिनेट यहाँ हो रही है, टर्मिनेट कहाँ पे हो रही है, तो इन्फिनिटी पे हो रही है, इन्फिनिटी पे ये टर्मिनेट हो रही है। तो इन्फिनिटी पे टर्मिनेट हो रही है तो देखिए कि ये क्या है कि R इक्वल टू R से लेकर के इन्फिनिटी तक क्या है एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट है। अब इतना जगह पे इतना जगह पे एनर्जी अगर डिस्ट्रीब्यूट है तो ये कैसे दे पाएगा, क्योंकि इसको खुद ठिकाना नहीं कि एनर्जी कहाँ है नहीं है। तो इन सारी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए और इन सबसे बचने के लिए हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो जो लोग नए हैं तो वो लोग लिख सकते हैं, और जो लोग लास्ट क्लास किए हैं उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग फिर भी लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है। तो जैसे लग रहा है कि पैरेलल प्लेट है तो दो प्लेट क्या होगा, पैरेलल होगा एक दूसरे से। तो हम बना रहे हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर किस तरह से होती है। तो देख लीजिए, ये अगर ये एक प्लेट है, इनके सामने हम लोग एक और प्लेट बना देंगे। तो मान लेते हैं कि ये कोई सेकेंड प्लेट है, तो इनका एरिया मान लेते हैं क्या है
A1 है और इनका एरिया A2 है। और इनके बीच का सेपरेशन अगर देख ले तो सेपरेशन को हम लोग जनरली D से रिप्रेजेंट करते हैं, D। इन पे चार्ज क्या है कि प्लस Q, जनरली इस पर प्लस Q चार्ज और इस पर माइनस Q चार्ज होता है। तो अगर मान कर चलिए सिंगल प्लेट होता तो आप लोग तो बता देते कि इस पर नेट चार्ज क्या है या चार्ज क्या है। तो नेट चार्ज बात करें तो नेट चार्ज तो अभी दोनों प्लेट को मिला करके 0 ही है। लेकिन पूछा जाएगा अगर आपको लास्ट क्लास की थोड़ी बात याद है, अगर नहीं भी है तो देखिए अगर कोई ये क्या है कि स्फेरिकल कैपेसिटर था तो इस पर मान के चलिए हम Q चार्ज दे दिए थे, तो मान लीजिए कि इस पर चार्ज Q था तो इसके ऊपर तो पता चल गया कि चार्ज Q है। लेकिन यहाँ पे 2 प्लेट है और दोनों प्लेट पे क्या है कि ये चार्ज जो है क्या नेट चार्ज होगा। तो देखिए नेट चार्ज जो आने वाला, सॉरी नेट चार्ज तो 0 है, लेकिन चार्ज ऑन कैपेसिटर अगर बात करेंगे, चार्ज ऑन कैपेसिटर बात करें तो इक्वल टू होता है चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट। तो चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट क्या है, प्लस Q है। अब पोटेंशियल भी हमको चाहिए, क्योंकि अगर 2 चीज़ की जैसे कैपेसिटेंस अगर निकालना है तो हमको पहले तो चार्ज चाहिए, उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो इसमें निकालना है कि पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर। तो इसको कैपेसिटर का पोटेंशियल को V मान लेते हैं जनरली। और ये जो होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल ऑफ पॉजिटिव प्लेट और पोटेंशियल माइनस पोटेंशियल ऑफ नेगेटिव प्लेट। तो मान के चलिए पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल और माइनस में नेगेटिव प्लेट का पोटेंशियल, तो ये हो गया। तो अगर मान के चलिए इस पर चार्ज Q दे दिए तो ये चार्ज क्या होगा, पूरी पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर प्लेट है ये तो सरफेस पे है तो चार्ज इस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज हो गया। तो आपको पता होगा कि अगर 2 प्लेट होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती है और नेगेटिव पे टर्मिनेट होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इतना पे ही रहेगा, क्योंकि पॉजिटिव से निकल करके नेगेटिव पे ख़त्म होना है इनको। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिखा दिया। तो अगर स्फीयर की बात करें तो उसमें एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट था, लेकिन एनर्जी इसमें क्या आ गया कि एनर्जी बॉन्डेड आया था। अगर यहाँ पे देखा जाए तो एनर्जी इसके बीच में क्या है कि एनर्जी इज बॉन्डेड बिटवीन प्लेट ऑफ कैपेसिटर। तो जो हमारी दिक्कत थी कि सबसे पहले कि एनर्जी जो सप्लाई करते थे, एनर्जी जो स्टोर करता था वो बॉन्डेड नहीं था, वो डिस्ट्रीब्यूट था। लेकिन पैरेलल प्लेट में देखा गया कि ये 2 प्लेट के बीच में ही इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे प्रेजेंट है। अगर मान लिया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सो इसके बीच में ही कहीं ना कहीं प्रेजेंट है। अगर पॉजिटिव चार्ज से निकलती है और नेगेटिव पे खत्म होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ कहाँ प्रेजेंट है, इनके बीच में, जिससे एनर्जी बॉन्डेड हो गया। और यही तो हम चाहते थे कि एनर्जी एक जगह स्टोर हो और ज़रूरत पड़ने पर उससे सप्लाई ले सकें। तो इनका अगर देखा जाए तो कुछ नेसेसरी कंडीशन भी होते हैं, क्योंकि अगर ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो कोई भी चीज़ का, हर चीज़ का डिमांड होता है कि अगर मान के चलिए आप ही पढ़ाई कर रहे हैं तो पहले सोचिए होंगे जो क्या करना नहीं करना। वैसे पढ़ाई तो कोई स्टार्ट नहीं करता, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को पायलट बनना है। तो हर किसी का अपना अपना सपना होता है, गोल होता है, तब जा करके अपना पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। या किसी को अच्छा इंसान बनना होता है, अगर समाज में इज्जत चाहिए तब भी बनाना होता है इसमें। तो नेसेसरी कंडीशन अगर देखा जाए, नेसेसरी कंडीशन फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो 2 कंडीशन इसमें होनी चाहिए। तो पहला कंडीशन ये करा कि एरिया जो दोनों का होना चाहिए, A1 और A2 दोनों सेम होना चाहिए। क्या है कि एरिया ऑफ प्लेट, पहला कंडीशन क्या, एरिया ऑफ प्लेट मस्ट बी सेम। शुड ने यहाँ पे मस्ट लगाए, इसका मतलब क्या, जरूरी तौर पे बराबर होना ही चाहिए, मस्ट बी सेम। चाहे तो हम इसको A1 इक्वल टू A2 भी लिख सकते हैं। और दूसरा कंडीशन भी बहुत ज़रूरी है। दूसरा कंडीशन क्या रहा कि ये डिस्टेंस जो है, अगर मान के चलिए इस एरिया अगर दोनों बराबर हो गया तो इसको A मान लेते हैं।
क्या है कि इसको हम जनरली ए कर देंगे। तो दूसरा कंडीशन है कि जो करा डिस्टेंस जो बहुत बहुत छोटा होना चाहिए किससे, एरिया से, ताकि ये प्लेट क्या लगे कि ये कोई इनफाइनाइट प्लेन है। क्या कि इनफाइनाइट प्लेन अगर लगेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बीच का क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म हो जाएगा। आप लोगों को याद होगा अगर लास्ट क्लास सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक का अगर सबसे लास्ट क्लास देखे होंगे तो वहाँ पे हम लोग जो है सो चार्ज ड्यू टू प्लेन शीट बताए थे, या उसके सेकंड लास्ट होगा। अगर वो भी चाहेंगे तो हम लोग वीडियो को डिस्क्रिप्शन दे देंगे, अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, अगर देखे हैं तो अच्छी बात है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर डिस्टेंस जो है सो वेरी वेरी मच लेस देन होना चाहिए एरिया से, ताकि प्लेट ऑफ कैपेसिटर behaves as इनफाइनाइट प्लेट। अगर ये इनफाइनाइट प्लेट की तरह बिहेव करेगा तभी जा करके हम उसके बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिफॉर्म मान लेंगे। तो अब इतना कंडीशन होने के बाद जरूरी थोड़े है कि ये प्लेट जो है सो क्या है होनी चाहिए, इसी शेप का होना चाहिए। किसी भी शेप का ले सकते हैं, या तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर देखिए इनको पहले ज़रूरत नहीं है इनका, तो अगर मान लीजिए कि हमारे पास कोई इस शेप का अगर दिया हुआ है, अगर कोई इस शेप का दिया हुआ है, इनके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ मान लीजिए x दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है। अगर एरिया इनका a है और इनका एरिया अगर 2 है, तो जो कंडीशन होनी चाहिए, अगर कंडीशन मान करके चलिए आपको a1 = a2 भी फुलफिल कर रहा है, ये पहला कंडीशन है। और दूसरा कंडीशन क्या है कि अगर d जो वेरी वेरी मच लेस देन एरिया है, तो ये भी जो बिहेव करेगा एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह, बिहेव एज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। मतलब कोई भी दो प्लेट जिनका एरिया सेम हो और उनके दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है एरिया की रिस्पेक्ट में बहुत ही कम हो, तो वैसे दोनों प्लेट को हम क्या कंसिडर कर सकते हैं, कैपेसिटर की तरह बिहेव करेंगे। तो ये क्या बिहेव कर दिया है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो अगर इनको शॉर्ट में बताया जाए तो इसको PPL भी कहेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, PPC कहेंगे। तो अगर कहीं भी PPC अगर गलती से लिख दिए तो आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं है, ये क्या है कि शॉर्ट फॉर्म है इसी का, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बहुत सारी किताब में अगर देखिए, अगर किसी का नोट्स अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट का नोट्स है वहाँ पे PPC लिख देता है, तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। तो ये तो कंडीशन लिख लिए, जो ये क्या है कि चार्ज क्या होता है, अगर इसको लिख देंगे, अगर किसी को बच्चे को भूल जाएगा ये चार्ज क्या है, तो चार्ज ऑन कैपेसिटर इक्वल टू क्या होता है, चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट, चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट। आप जो है सो ये तो पता ही होगा कि ये क्या पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल और ये नेगेटिव प्लेट का पोटेंशियल है। तो दोनों का डिफरेंस जो होता है वो पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटेंस होता है, कैपेसिटर होता है। तो इतनी बातों को लिखिए हम लोग क्या है, अब कैपेसिटेंस तब फाइंड करेंगे कि इसका कैपेसिटेंस क्या होता है। तो लिखिए इसको। तो देखिए इसमें हम लोग क्या एरिया दोनों को बराबर मान लिए थे, तो इसका एरिया अगर मान लेते हैं A है तो अल्टीमेटली इसका भी एरिया क्या आ जाएगा, A ही आ जाएगा। हम लोग को निकालना है कैपेसिटेंस क्या होता है। कैपेसिटेंस C से रिप्रेजेंट करते थे और कैपेसिटेंस क्या होता था, Q/V। इसमें Q क्या है, चार्ज ऑन कैपेसिटर, चार्ज ऑन कैपेसिटर, और ये क्या है, पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर, ऑफ कैपेसिटर। एक बात ये भी है कि चार्ज क्या है ना तो कैपेसिटेंस जो है ना तो पोटेंशियल Q पे डिपेंड करता है ना तो V पे। ये क्या है, डज नॉट डिपेंड्स ऑन Q एंड V। आपको फार्मूला से पता तो चल रहा है कि सीधा वो Q पे डिपेंड कर रहा है और V पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे बात ऐसा है, देखिए अगर जैसे ही ये प्लेट का फॉर्मेशन हुआ है तो ऊपर वाले ने इसको थप्पा लगा दिया। समझिए जिस तरह से पीके में कहता था इसमें थप्पा कहाँ है, तो इन पे थप्पा लग गया है कि इनका कैपेसिटेंस जो है सो वो C हो चुका है। आप चाहे चार्ज कुछ भी दीजिए पोटेंशियल चेंज कर जाएगा। अगर चार्ज और पोटेंशियल दोनों चेंज कर रहा है तो उन दोनों से इस तरह से चेंज हुआ कि ये C हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा।
क्या है कि जब भी इसका फॉर्मेशन हुआ है इनका कैपेसिटेंस फिक्स हो चुका है। ये क्या है, ये फिक्स हो चुका है, ये कैपेसिटेंस फिक्स हो चुका है। तो हम लोग को फाइंड करना कि ये तो बता दिए कि डज नॉट डिपेंड्स ऑन क्यू एंड वी, तो इसका प्रूफ दीजिए। तो चलिए प्रूफ देते हैं, इनका प्रूफ किस तरह से होगा। तो चलिए प्रूफ दे रहे हैं। तो आप लोगों को याद होगा कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखा जाए किसी पॉइंट पे देखते हैं, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अगर मान के चलिए इस पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं तो इसको फर्स्ट प्लेट मान लीजिए, इसको सेकेंड प्लेट मान लीजिए। तो फर्स्ट प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम द चार्ज। ये इस तरह से ये E1 आ गया, इस पर क्या आ गया है, ये E1 आ गया है। अगर सेकेंड प्लेट की वजह से देखा जाए तो इसी पॉइंट पे अगर देख रहे हैं, इस पॉइंट पे ही अगर देखेंगे तो सेकेंड प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है, ये टुवार्ड्स द चार्ज होगा। और यहाँ पे E2 मान के चलिए ये भी इसी डायरेक्शन में हो जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बीच में क्या है कि इनके बीच में अगर देखा जाए तो हम निकालते हैं E नेट। तो देखिए E नेट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, E1 प्लस E2। अभी कंडीशन लगाए थे कि इसके बीच का डिस्टेंस जो एरिया से बहुत कम होनी चाहिए ताकि ये इनफाइनाइट प्लेट की तरह शो करेगा। तो आप लोगों को याद होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट प्लेट के बगल में क्या होता है, सिग्मा डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इनकी वजह से भी क्या हो जाएगा, सिग्मा डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा क्या है, चार्ज पर यूनिट एरिया होता है। अगर इसका लिख दिया जाए यहाँ पे सिग्मा, अगर सिग्मा लिख दिया जाए तो क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो ये सिग्मा है, चार्ज पर यूनिट एरिया है। तो आप ई नेट देख लीजिए क्या आ गया, सिग्मा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर पूरी बात करेंगे तो सिग्मा जगह पुट कीजिए क्यू बाय ए, तो क्यू डिवाइड बाय ए एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो अपने को आ गया है, क्यू डिवाइड बाय ए एप्सिलॉन नॉट। तो इसको बॉक्स बना करके ढक देते हैं। क्या है, बॉक्स बना के ढक दिया है। तो अब हम लोग को क्या निकालना है कि आप देखते हैं कि इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। क्या है कि अगर मान के चलिए ये हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकाल, क्योंकि निकालना तो हम लोग को पोटेंशियल डिफरेंस ही था, क्योंकि चार्ज तो हम लोग को दिया ही है। पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे तो चार्ज में डिवाइड कर देंगे। तो आप लोगों को थोड़ा सा याद करना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस में हम लोग रिलेशन बताए थे। यहीं पे लिख देते हैं, चूँकि डेल वी इक्वल टू होता था माइनस में ई डॉट डेल आर। याद है कुछ ऐसा ही कुछ हो रहा था। तो लेकिन हम लोग यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस ले रहे हैं, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाया जाता है, इसका क्या हो जाएगा, हायर पोटेंशियल होगा और इसका लोअर पोटेंशियल होगा। तो हम लोग नेगेटिव साइन को यहाँ पे हटा देते हैं। क्या है, हटा देते हैं। तो अगर ये डेल्टा वी क्या है, तो पहले बता देते थे कि दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है उसी को हम लोग वी कंसिडर करते हैं। तो ये इसको हम वी लिख सकते हैं। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो दिया ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, क्यू ए बाय, अभी रहने दीजिए, ये इसको इलेक्ट्रिक फील्ड ई हो गया। और इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, दोनों एक ही डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रही है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच का एंगल क्या है, ये सेम है। तो देखिए अगर पोटेंशियल जब भी कहेगा इन दोनों के बीच का निकालने के लिए, तो ये फॉर्मूला आप लोग हमेशा याद रखिएगा, पोटेंशियल जो होता है वो V इक्वल टू ई इंटू डी है। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो अगर यहाँ से आप देख लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इस D से डिवाइड कर दिए V में। अगर पोटेंशियल दिया रहेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो पोटेंशियल से डिवाइड कर दिया D से, तो आ जाएगा। तो हम लोग को निकालना है क्या है कि V निकालना है। तो देखिए हम V यहीं पे निकाल देते हैं कि V इक्वल टू Q। तो Q हो जाएगा ये Q डिवाइड बाय ए एप्सिलॉन नॉट, तो D ऊपर आ जाएगा, ये आ गया है Q D डिवाइड बाय ए एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से आते हैं तो देखिए आपको पोटेंशियल भी मिल चुका है, चार्ज तो दिया ही है। तो C बराबर फॉर्मूला पुट कीजिए। तो C बराबर फॉर्मूला क्या होता है, Q डिवाइड बाय V। तो Q तो दिया ही है, Q डिवाइड बाय Q ही रह जाएगा और V के जगह पे क्या हो जाएगा, QD डिवाइड बाय ए एप्सिलॉन नॉट है, ये एप्सिलॉन नॉट है। तो देखिए ये Q डिवाइड हो जाएगा, ये ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर चले जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाय डी। तो देखिए कि C जो आ गया अपना वो आ गया है एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाय डी। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस का क्या, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है।
अब देखिए डिपेंड किस पे कर रहा है, तो क्या है, डिपेंड्स ऑन डायमेंशन। तो ये डायमेंशन है, तो डायमेंशन क्या है, ये डिपेंड कर रहा है, इसके पीछे दिखा है तो एरिया पे भी डिपेंड कर रहा है और इसके बीच का डिस्टेंस उस पर डिपेंड कर रहा है। और साथ साथ देखिए तो ये क्या है कि ये मीडियम का प्रॉपर्टी है, ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम होता है। तो डिपेंड्स ऑन कैपेसिटर, ना तो चार्ज पे डिपेंड किया ना तो पोटेंशियल पे डिपेंड किया, डिपेंड किस पे किया है, तो उसके डायमेंशन पे डिपेंड किया। तो डायमेंशन जहाँ पे एरिया अगर चेंज करेंगे तो कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगा, और डी चेंज करेंगे तब भी चेंज हो जाएगा। और ये एप्सिलॉन अगर एयर में है तो एप्सिलॉन नॉट, अगर वाटर में लेंगे तो उसका परमिटिविटी वाटर का लेंगे, अगर किसी ऑयल में लिए हैं तो ऑयल का लेंगे। तो इसी तरह से कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आ गया। ये क्या है कि ये अगर एरिया किसी प्लेट का अगर कुछ बनाएंगे कैपेसिटर तो उसका एरिया तो फिक्स ही रहेगा और उनके बीच का डिस्टेंस भी फिक्स रहेगा। तो इस तरह से हमारा कैपेसिटेंस आ चुका है C = एप्सिलॉन नॉट A अपॉन एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाय A हो गया है। तो ये क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ PPC। ये बताए थे कि अगर PPC लिख देंगे तो आप लोग घबराने की बात नहीं है, क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो देख लिए सबूत आपको मिल गया कि C जो है डिपेंड कर रहा है मीडियम पे और डायमेंशन पे, ना तो चार्ज पे डिपेंड किया ना तो पोटेंशियल पे डिपेंड किया है। तो इनको अच्छी तरह से लिखिए आप लोग। तो देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन है कि फाइंड कर रहा, दोनों में कह रहा है कि फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ फॉलोइंग। तो पहले में क्या दिया हुआ है कि दो प्लेट दिया हुआ है जिसका लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है, उनके बीच का डिस्टेंस भी दिया हुआ, और दूसरा क्या, सर्कुलर प्लेट दिया हुआ, दो सर्किल है आपस में एक दूसरे के सामने रखा हुआ है। तो उन दोनों के बीच का सेपरेशन इस बार क्या दिया हुआ है, x, और उनका रेडियस a दिया हुआ है। तो हम लोग कैपेसिटेंस निकालने के लिए जो फॉर्मूला निकालें, अभी आप लोगों को याद होगा, कैपेसिटेंस निकालने के लिए यहाँ पे लिख देते हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाय D, इनके बीच का डिस्टेंस। तो यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखिए C = क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट, इनके बीच का एरिया, एरिया क्या है, अगर देखिए ये रेक्टेंगुलर प्लेट है तो लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है तो एरिया हो जाएगा L × B डिवाइड बाय इनके बीच का डिस्टेंस D, ये आ गया है। उसी तरह से अगर सेकेंड के बारे में बात करें तो सेकेंड का भी कुछ नहीं है, इसका बीच का एप्सिलॉन नॉट, ये एयर में ही रखा हुआ है, जब तक कुछ न कहा जाए एयर में ही मान लेना हम लोग कंसिडर करना है। और इनका रेडियस दिया हुआ है, तो आप लोग जानते हैं कि सर्किल का जो रेडियस होता है वो होता है πr² डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, सॉरी एप्सिलॉन नॉट नहीं, इनके बीच का डिस्टेंस। सेपरेशन क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है। तो ये छोटा सा न्यूमेरिकल था, इसमें कुछ बात नहीं थी। अगर ऐसा कुछ आपको मिल जाएगा किताब में तो देखते उड़ा दीजिएगा इसको, तो लिख लीजिए इनको। उसके बाद हम लोग निकालते हैं एनर्जी स्टोर इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके थे स्फेरिकल कैपेसिटर में एनर्जी किस तरह से स्टोर करते हैं, इसमें भी ऐसे ही करेंगे। तो लिखिए इसको। तो देखिए यहाँ पे हम लिख दिए हैं एनर्जी स्टोर इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और यहाँ पे एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना दिए हैं किस तरह से होता है। तो एनर्जी स्टोर करने के लिए अगर मान लीजिए सबसे पहले क्या है कि हम लोग चार्जिंग किस तरह से करते थे। अगर चार्जिंग के बारे में बात किया जाए तो दो प्लेट को अगर क्या है कि एक इस तरफ से टर्मिनल लेकर के एक इस तरफ से टर्मिनल लेकर बैटरी लगा दीजिए, क्या कि इससे चार्ज ट्रांसफर कर करके ये किस पे, पॉजिटिव प्लेट पे जमा कर देगा, और ये फॉर्मेशन ऑफ क्या हो जाएगा, प्लेट हो जाएगा, दोनों पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बराबर, इक्वल एंड अपोजिट हो जाएगा। तो देखिए होगा तो रियल में वैसे ही, लेकिन हम लोग जब एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं तो इसमें क्या पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर होती है वो पोटेंशियल एनर्जी के स्टोर होती है, तो काइनेटिक एनर्जी तो स्टोर होती नहीं है। तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में थोड़ा पहले की बात करें तो डेफिनेशन क्या पढ़े थे कि पोटेंशियल एनर्जी होते हैं माइनस में वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स या वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स। तो यहाँ पे हम लोग बस जस्ट इमेजिन करेंगे, जिस तरह से क्रिस 3 में नहीं कहते, क्रिस में कहता था जस्ट इमेजिन, तो वैसे ही जस्ट इमेजिन कर लेते हैं कि हम लोग मजदूर बन करके, क्या बन करके, मजदूर बन करके इनमें से DQ चार्ज को उठाते हैं। क्या करते हैं, एक पहला प्लेट से उठा करके, पहला प्लेट से उठा के दूसरा पे DQ चार्ज को हम ट्रांसफ़र किए। तो पहला तक अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है, इनके पास भी सफिशिएंट चार्ज था, उसके पास भी कुछ नहीं था, मतलब उनके पास भी
कोई रोक टोक करने वाला नहीं था, तो पहला बार मैं इसको दिया, कहा चलो ठीक है। लेकिन आप क्या किए कि हमारा लालच बढ़ते गया और हम कह रहे हैं कि इस चार्ज को उठा करके और जो है सो लेके जाएं। अब जब इनको लेकर के जाएंगे तो हमको वर्क डन तो करना पड़ेगा, क्योंकि इस पर आप पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज। अब मान के चलिए दोबारा रख दिए, फिर इस पर क्या कहिए कि फिर डी क्यू चार्ज को उठा करके हम इस तरह रख दिए, इस तरह से नेगेटिव चार्ज हो गया था। अगर मान के चलिए अगर इंसिडेंट कोई मान ले, तो पहले एक इंसिडेंट मानते हैं जब t इक्वल टू 0 था। क्या है कि मान लेते हैं एट t इक्वल टू 0 था, तो q क्या होगा, 0 होगा। और पोटेंशियल बात कर ले, चेंज इन पोटेंशियल अगर बात कर रहे हैं तो सिर्फ पोटेंशियल ही रखते हैं, तो पोटेंशियल क्या था, वो 0। ये पोटेंशियल किस तरह से है, पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो t इक्वल टू 0 पे था, तो उसके बाद क्या है कि हम किसी टाइम पर फिर क्या किए कि अगर यहाँ से नेगेटिव चार्ज को उठा करके पॉजिटिव चार्ज पर रख दिए। फिर जब रखना स्टार्ट किए तो यहाँ पे भी क्या है कि 2 चार्ज पहले से था, अब इनको ले जाने में और ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज हुआ, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज हुआ। अब इसी तरह से क्या कि फिर हम ऐसे करते रहे, किसी ऐसे से करते करते हम लोग जब एनी टाइम t पे पहुँचे, क्या है जब t इक्वल टू मान लीजिए t पर पहुँचे, तो वहाँ पे जो q इक्वल टू चार्ज जमा कर चुके हम लोग स्मॉल q मान लेते हैं। अब यहाँ पे पोटेंशियल देख लेते हैं, तो ये पोटेंशियल देख लेते हैं, और ये पोटेंशियल निकाल ही सकते हैं। अगर मान के चलिए कि अगर यहाँ पे Q है, तो बताए थे कि कैपेसिटेंस इसका फिक्स होता है, और कैपेसिटेंस इक्वल टू क्या होता है, C इक्वल टू Q/V। यहाँ से V निकाल लीजिए, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, Q डिवाइड बाय C। तो ये आ गया है हमारा Q डिवाइड बाय C। कब, एनी टाइम पे। तो पोटेंशियल किसी भी टाइम पे, सॉरी कैपेसिटेंस किसी भी टाइम पे ले, कैपेसिटेंस तो मटेरियल की प्रॉपर्टी वो हमेशा सेम ही रहेगी। इसी तरह से क्या किए कि हम चार्ज को उठाते गए, मान कर चलिए क्या है कि फिर उठाए, फिर इस पे रख दिए, जमा किए, नेगेटिव प्लेट से उठा करके पॉजिटिव पे जमा कर रहे हैं। इसी तरह से करते करते क्या है कि हमारा एक टाइम आया कि पूरी मान के चलिए फुल्ली चार्ज हो चुका है, जितना उसको चार्ज होना चाहिए था कर चुके हैं। तो अब क्या होगा कि जब मान के चलिए चार्ज पूरे हो चुका, तो उस समय को हम लोग मान लेते हैं t इक्वल टू इन्फिनिटी, एट t इक्वल टू इन्फिनिटी। तो उस समय चार्ज कितना जमा हो जाएगा, q, और v जो आ जाएगा वो इस बार टोटल q डिवाइड बाय c के बराबर आ जाएगा। तो हम लोगों का करना क्या है कि अब जो एक्सटर्नल वर्क किए इस पर क्या किए हैं हम लोग, dw वर्क किए होंगे इसको उठा ले जाने पे। तो ये dw वर्क को निकालने के लिए आप लोगों को पता होगा, फॉर्मूला बताए थे कि बाय डेफिनेशन से, अगर पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन क्या होता था कि चेंज इन पोटेंशियल इक्वल टू होता था वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंगिंग ईच चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी। तो यहाँ पे देखने के अगर 2 प्लेट के बीच में निकाला, तो एक प्लेट से दूसरा प्लेट देखे, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होता था कि एक प्लेट से दूसरे प्लेट के बीच का डिफरेंस चाहिए, और यही तो हमको चाहिए कि दोनों बीच का प्लेट का जो है सो डिफरेंस चाहिए, और डिफरेंस कितना है, v के बराबर है। तो ये dq। अब ये वर्क जो है सो यही है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। ये क्या है, बाय एक्सटर्नल एजेंट, क्योंकि हम अगर वर्क कर रहे हैं तो हम तो बाहरी आदमी हैं, हम करें चाहे आप करें, हम लोग क्या है कि बाहरी आदमी है, तो ये इंटरनल मामला नहीं है, ये हम लोग एक्सटर्नल कर रहे हैं। तो यहाँ से हमारा डी वर्क डब्ल्यू आ जाएगा। तो डी डब्ल्यू जो आ जाएगा वो इसको मान लीजिए क्या है, ये वी हो जाएगा। तो चलिए एक बार लिख देते हैं, ये डेल्टा वी इंटू डी क्यू, और ये वी क्या है, ये वी डी क्यू। और ये v का भी वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। देखिए ये v का वैल्यू क्या आया है, q बाय सी। तो इसको q बाय सी इंटू डी क्यू लिख सकते हैं। अब क्या है कि ये डी डब्ल्यू वर्क जो स्मॉल वर्क की है, ये क्या है, एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा वर्क है। तो ये एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा वर्क क्या एक ही बार किया, इसे करते करते हम लोग जो है सो बहुत बार किए है, तब जाके वो टोटल वर्क निकालना है। क्या निकालना है, टोटल वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट निकालना है। तो सारे वर्क को क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट कर देंगे, मतलब छोटे छोटे वर्क को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो ये जोड़ देंगे, तो देखिए यहाँ से ये क्या है, q डिवाइड बाई सी इंटू डी क्यू। कहाँ कब स्टार्ट किए थे, t इक्वल टू 0 पे। तो t इक्वल टू 0 पे चार्ज कितना था, चार्ज 0 था। जब t इक्वल टू इनफाइनाइट, जब चार्ज पूरी तरह से हम ट्रांसफ़र कर चुके हैं, तो उस समय क्या चार्ज हो चुका है, ये q हो चुका है। तो अब इसको देखिए थोड़ा सा, इसमें से क्या c को बाहर कर लेते हैं, तो 1/c बाहर आ गया है। ये q डी क्यू, आपको याद होगा कि x इंटू डी एक्स जैसा लग रहा है ये। तो यहाँ से आपको आगे आएगा ये 1/c डिवाइड बाय ये q स्क्वायर डिवाइड बाय 2
लिमिट देखिए 0 से Q तक हो जाएगा। 2 को बाहर कर लीजिए तो ये क्या हो जाएगा 1/2C। एक बार अपर लिमिट रखिएगा तो क्यू स्क्वायर, लोअर लिमिट रखिएगा तो 0 आ गया। तो ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो है सो क्या आ गया हमारा Q²/2C। यही Q²/2C आ गया है। अब ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होता है, यही तो होता है स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। क्या है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स। ये कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, इसमें इलेक्ट्रिक फोर्स ही जिसको रिपेल कर रहा है, आपको नॉन कंजर्वेटिव फोर्स तो है नहीं। अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है। अगर DQ चार्ज लेकर जा चाहेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखिए तो किस तरफ होगा, ये इस तरफ होगा। ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लोग होगा। लेकिन इनके हम लोग अगेंस्ट में कर रहे हैं काम, इनके अगेंस्ट में कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट कर रहे हैं। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स, ये हो जाएगा स्टोर इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो यही पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज इन पोटेंशियल अगर होगा तो दोनों के बीच का अगर देखा जाए तो इनिशियली पोटेंशियल कितना था, 0 था, और फाइनली क्या है कि वो U आ गया है। तो यहाँ से अगर हम देख लेंगे तो देखिए डेल्टा U बराबर वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट U फाइनल माइनस U इनिशियल इक्वल टू Q²/2C। तो U फाइनल तो हमको निकालना था, U इनिशियल तो जब चार्ज 0 था तो उसमें ये 0 ही होगा। तो ये U इक्वल टू जो आ चुका है हमारा Q²/2C। अगर जो लास्ट क्लास देखे हैं तो उनको पता चल गया होगा कि ये फॉर्मूला इससे पहले भी आया था, किसमें, स्फेरिकल कैपेसिटर में। तो इनको लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या आ गया है Q²/2C। इनको लिखिए, तब उसके बाद अगर इनको हम देखा जाए तो 2 फॉर्मेट और लिखे थे, अगर आप लोगों को याद होगा तो देखिए अगर यहाँ पे हमको Q नहीं बल्कि हमको V की टर्म में लाना है, क्या है V की टर्म में लाना है, तो यहाँ पे कर देते थोड़ा सा C इक्वल टू क्या होता है, सॉरी इसमें ये रफ वर्क है, थोड़ा दूसरा कलर मार्कर इंक कर देते हैं, देखिए अलग कलर कर देते हैं। तो C इक्वल टू क्या होता है Q/V है। तो यहाँ से अगर हमको Q को एलिमिनेट करना है तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा CV। तो देखिए CV स्क्वायर लगा तो एक C कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा U इक्वल टू हाफ CV²। एक ये भी फॉर्मूला हो गया है। इसको एक फार्मूला और है, जब हम क्या करेंगे C को न रख, सॉरी ये C न रख कर Q और V के टर्म में रखेंगे तो वो भी आ जाएगा। देख लीजिए हमको क्या C को हटाना है, तो C को जब हटा देंगे तो Q/V रखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे Q/V रखिएगा तो एक Q तो कैंसिल हो जाएगा, V ऊपर चले जाएगा। देखिए यहाँ पे हम कर देते हैं, अगर ये Q² डिवाइड बाई 2 इंटू Q/V, तो ये एक Q और एक Q कैंसिल होकर के ये ऊपर चले जाएगा। तो एक U का फॉर्मूला एक और आ चुका हम लोगों को, 1/2 इंटू QV। देख लिए अगर ये क्या हो गया, ये CV के टर्म में हो गया, ये QV के टर्म में हो गया, और ये क्या है QC के टर्म में आ गया है। तो तीनों टर्म में हम लोग ड्राइव कर चुके हैं। ये रफ वर्क था, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोगों को पता चल गया किस तरह से इसमें एनर्जी निकालते हैं हम लोग को, वर्क डन बाय एक्सटर्नल। हालांकि हम लोग सिर्फ एज्यूम किया है ऐसा हुआ होगा, लेकिन रियल में अगर देखा जाती है वर्क कौन किया है, बैटरी के द्वारा किया गया है। और बैटरी के द्वारा जो वर्क किया जाता है उसमें कुछ एनर्जी लॉस भी होती है, तो वो भी बता देंगे। अभी लिखिए इसको। तभी आप लोग देख लें कि एनर्जी स्टोर जो होती है उसका फॉर्मूला क्या आ गया है। ये एनर्जी स्टोर होती है तो U इक्वल टू जो आ गया फॉर्मूला अपना QV/2, या इसी को लिखेंगे तो Q²/2C, या इन्हीं को 1/CV² लिख सकते हैं।
ये तीनों फॉर्मेट में लिख चुके हैं। तो जनरली कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए बैटरी का इस्तेमाल करते हैं। शायद हाउ टू चार्ज कैपेसिटर, तो देखिए कैपेसिटर किस तरह होता है कि मान लीजिए कि ये दो प्लेट है, क्या है कि ये दो प्लेट है, ये दो प्लेट है, इनको बैटरी से कनेक्ट एक सर्किट बनाते हैं। इस सर्किट में अगर चाहें तो रेसिस्टेंस लगा भी सकते हैं। मान के चलिए कि हम लोग इसमें क्या किया है, इसमें कुछ रेसिस्टेंस लगा दिए ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो ये क्या है कि अगर इनका कुछ ना कुछ तो पोटेंशियल होगा। अगर मान लिया इसका पोटेंशियल V है, तो ये कैपेसिटर जो क्या है कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो बैटरी का काम क्या होता है, वो चार्ज को एक्सेलरेट करता है। क्या है कि इनके बीच चार्ज जो होगा क्या है कि एक्सेलरेट करेगा। तो ये पॉजिटिव प्लेट है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को लालच मिलेगी, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, पॉजिटिव की तरफ बढ़ना चाहेगा, तो इनसे इलेक्ट्रॉन निकलेगा। देखिए इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहा, इलेक्ट्रॉन निकल रहा, जैसे यहाँ पे आएगा इसके पास कैपेसिटी, उसको उठा करके इस तरफ कर दिया, इलेक्ट्रॉन इस तरफ हो गया है, फिर ये हो करके इस तरह हो करके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाके जमा हो गया है। इसी तरह से करते 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 चार्ज मान के चलिए कि हम लोग क्या है कि टोटल चार्ज इस पर Q चार्ज को ट्रांसफ़र कर दिए। क्या किए, Q चार्ज को ट्रांसफ़र कर दिए। तो इस पर मान के चलिए प्लस Q चार्ज आ गया, इस पर माइनस, तो इस पर प्लस Q चार्ज आ गया है और इस पर माइनस Q चार्ज आ गया है। तो कंडीशन देखिए बहुत अच्छी तरह से, बारीकी न्यूमेरिकल इससे बहुत अच्छा आता है। तो आप लोगों को बता दें कि जो देखिए अगर पोटेंशियल जो हो जाएगा यहाँ पे, पोटेंशियल ऑफ बैटरी, पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर जो होगा इस केस में, पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर इक्वल टू EMF ऑफ बैटरी। EMF क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या इसका जो है सो पोटेंशियल जो होता है इनका, इसी को कहते हैं। या इसको अब इसको थोड़ा भारी भरकम टर्म लग रहा है, तो जब करंट पर आएंगे तो EMF आपको समझाएंगे किस तरह से होता है। तो ये पोटेंशियल ऑफ, तो पोटेंशियल डिफरेंस रहते हैं। इसका क्या है कि ये दो टर्मिनल दोनों के बीच क्या होता है, PD ऑफ बैटरी। अगर 10 वोल्ट का अगर बैटरी लगा दिए हैं तो ये कैपेसिटर भी जो चार्ज होगा तो उसका पोटेंशियल कितना होगा, 10 वोल्ट होगा। अगर मान चलिए अगर 20 वोल्ट का लगा दिए तो इसका भी जो पोटेंशियल 20 वोल्ट हो जाएगा। तो ये पोटेंशियल भी इनका V हो चुका है। तो आप देखिए वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, सॉरी यहाँ पे वर्क डन बाय बैटरी जो निकालने वाले हम लोग, देखिए यहाँ पे आने वाला है वर्क डन बाय बैटरी। तो वर्क डन बाय बैटरी जो होता है कि इसका पोटेंशियल, टर्मिनल का जो पोटेंशियल है वो, और इनसे कितना चार्ज गया। तो चार्ज कितना गया है, V इंटू चार्ज, देखिए इससे कितना गया, टोटल Q चार्ज गया है। तो वर्क डन बाय पोटेंशियल जो बैटरी के द्वारा आ गया वो Q इंटू V आ गया है। और एनर्जी स्टोर बाय कैपेसिटर देखिए क्या आया था, एनर्जी स्टोर बाय कैपेसिटर। तो कैपेसिटर के द्वारा दिया था QV के टर्म में देखा जाए तो ये 1/2 QV आ गया था, देख रहे। तो आधा एनर्जी कहाँ गया, आधा एनर्जी कहाँ चला गया है। तो इसका जवाब क्या है कि इनमें अगर किसी न किसी वायर से कनेक्ट किए होंगे, वायर में क्या होता है, रेसिस्टेंस होता है। वो रेसिस्टेंस मान के चलिए हम ये R दिखा दिए, तो वो रेसिस्टेंस क्या कर जाएगा, हीट के जरिए उसको डेसिपिटेट कर देगा। तो आधा एनर्जी हो जाएगा हीट डेसिपिटेट, जो हो जाएगा यहाँ पे एनर्जी हीट डेसिपिटेड जो हो जाएगा। टोटल वर्क जो किया था वो QV माइनस 1/2 QV। वर्क तो कितना किया था बैटरी, QV, और जो स्टोर हुआ है वो हाफ QV। तो ये एनर्जी जो है हीट डेसिपिटेड हो गया है, ये QV होता है। ये होता है इंडिपेंडेंट फ्रॉम रेसिस्टेंस, कुछ भी रेसिस्टेंस हो हाफ एनर्जी को ही हो जाएगा, ये हाफ एनर्जी को ही ये क्या करेगा, डेसिपिटेट करेगा। तो ये हो जाएगा इंडिपेंडेंट ऑफ, डिपेंडेंट ऑफ R चाहे कुछ भी हो। अगर मान के चलिए यहाँ पे अगर एक न्यूमेरिकल लेकर के आप लोगों को न्यूमेरिकल वैल्यू लेकर समझा देते हैं। अगर देखिए कि यहाँ पे अगर आपको दिया हुआ है ये, आप इसको प्लेट को इस तरह से दिखाएंगे। क्या है कि आप हम लोगों को प्लेट को इस तरह दिखाने वाले हैं। ये एक बैटरी है, क्या है, एक बैटरी है, और यहाँ पे रेसिस्टेंस जो है सो लगा हुआ है। मान के चलिए R = 50 ओम दिया हुआ है।
रेसिस्टेंस का नाम देख के घबराइएगा मत, क्योंकि 10th क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं, तो वहाँ से हम लोग कुछ वैल्यू उठा लिए हैं। तो ये V इक्वल टू मान के चलिए 10 वोल्ट दिया हुआ है। क्या हुआ दिया हुआ है? पोटेंशियल 10 वोल्ट दिया हुआ था। अगर इस पर मान के चलिए चार्ज जो है सो Q इक्वल टू 10 माइक्रो कूलम चार्ज जो है सो इस पर एक्यूमुलेट हुआ है। तो जो पोटेंशियल किसका है? ये टर्मिनल बैटरी का। अगर इस पर पॉजिटिव टर्मिनल मान लिया जाए तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव टर्मिनल। तो इसी तरह से ये कैपेसिटेंस का जो पोटेंशियल होगा वो बराबर हो जाएगा। तो वर्क डन बाय बैटरी अगर हमको निकालना है, यहाँ पे क्या निकालना है? वर्क डन बाय बैटरी। तो बैटरी के द्वारा जो वर्क डन हुआ है वो क्या हो जाएगा? टोटल चार्ज Q इंटू पोटेंशियल उसका। तो Q कितना है? देखिए 10 माइक्रो कूलम है, तो 10 इंटू 10 का पावर माइनस 6 इंटू 10। अगर देखिए तो ये कितना आ चुका है? ये अगर 100 माइक्रो जूल कर सकते हैं। ये पोटेंशियल जो भी होता है वो जूल में होता है, या एनर्जी है तो ये जूल में आ जाएगा। ये क्या है? 100 माइक्रो जूल ये वर्क किया है। कौन? बैटरी किया है। एनर्जी स्टोर कितना हुआ है? एनर्जी स्टोर तो 1/2 Q भी, और इसका हाफ कर दिए 50 माइक्रो जूल। हीट डेसिपेटेड कितना हुआ है? हीट डेसिपेटेड तो टोटल जो वर्क किया है वो Q भी, माइनस एनर्जी जो स्टोर हुआ है हाफ Q भी, तो ये भी क्या है? 50 माइक्रो जूल आ गया है। तो देखिए रेसिस्टेंस का तो कहीं काम कुछ हुआ ही नहीं। तो ये रेसिस्टेंस कुछ भी हो, 20 ओम दे दे, 30 ओम दे दे, 50 ओम दे दे, 100 ओम दे दे, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। हीट डिसिपेशन हर एक केस में, प्रत्येक केस में क्या होगा? वो बराबर होगा। तो आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद क्या है? एक छोटा सा टर्म होता है एनर्जी डेंसिटी, उसको भी देख लेते हैं। तो इनको लिखिए। तो देखिए हम लोग एनर्जी डेंसिटी देखने वाले हैं। तो एनर्जी डेंसिटी क्या होता है कि डेंसिटी जब भी होता है तो एनर्जी डिवाइड बाय वॉल्यूम हो जाएगा। अगर मास डेंसिटी मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, चार्ज डेंसिटी चार्ज डिवाइड बाय वॉल्यूम होता था। तो यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी देख रहे हैं। तो एनर्जी डेंसिटी क्या होगा? एनर्जी डिवाइड बाय वॉल्यूम। अब एनर्जी डेंसिटी को UE से रिप्रेजेंट करता है। तो ये यहाँ पे लिख देते हैं एनर्जी डेंसिटी जो आने वाला है, एनर्जी डेंसिटी वो क्या हो जाएगा? एनर्जी स्टोर, एनर्जी स्टोर डिवाइड बाय वॉल्यूम, या इसी को हम UE के फॉर्म में इसको इस तरह से लिखते हैं UE। तो UE क्या हो जाएगा? एनर्जी स्टोर क्या आया था हमको? 1/2 QV डिवाइड बाय वॉल्यूम। अगर प्लेट ऑफ कैपेसिटर का देखा जाए वॉल्यूम क्या था, तो मान के चलिए ये इस तरह से हम दो प्लेट बना दिए हैं। तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या था? D, और इनका एरिया दिया हुआ है A। तो वॉल्यूम अगर यहाँ से चार्ज निकालना तो आराम से निकाल सकते हैं। वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इंटू डिस्टेंस। तो यहाँ से हमारा वॉल्यूम आ जाएगा एरिया इंटू डिस्टेंस। तो ये देखिए 1/2 QV डिवाइड बाय एरिया इंटू एरिया इंटू डिस्टेंस। तो ये हम लोग चाहते हैं कि किस ऐसे फॉर्मेट में रखें जो थोड़ा अजीब, जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मेट में होता है। तो पोटेंशियल को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मेट में लिखने वाले हैं। तो देखिए पोटेंशियल को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में लिखेंगे तो आपको बताए थे कि V इक्वल टू क्या होता है? E इंटू D। क्या है? V इक्वल टू E इंटू D होता है। सॉरी ये कैपेसिटर कैपिटल E लेते हैं। तो देखिए यहाँ से हम लोग करने वाले हैं 1/2 Q, और इनको कर देते हैं E इंटू D डिवाइड बाय A इंटू D। D कैंसिल हो गया है, टेंशन उसका ख़त्म। अब थोड़ा और आइए नीचे, 1/2 Q बाय A क्या है? Q बाय A इंटू E। ये आपको सिग्मा जैसा कुछ नहीं लग रहा है कि सिग्मा जो पढ़ते थे? देखिए यहाँ पे लिख देते हैं कि सिग्मा इक्वल टू क्या था? Q डिवाइड बाय A। और यहाँ से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर जो देखा जाता है टोटल क्या होता है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। टोटल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखा जाए तो सिग्मा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट।
तो यहाँ से आप कर लेते हैं कि ये Q बाय ए, तो एप्सिलॉन नॉट नीचे भी डिवाइड कीजिए और ऊपर भी कर देते हैं। तो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुका है। तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट, और ये भी क्या हो जाए टोटल, इसके जगह पे लिख सकते हैं हम लोग E इंटू E, तो ये हाफ एप्सिलॉन नॉट ES। तो एनर्जी डेंसिटी जो अपना आ चुका है वो 1/2 एप्सिलॉन नॉट E² के फॉर्मेट में आ गया है। तो इनको भी देख लिया आप लोग। तो एनर्जी डेंसिटी निकालने की क्या, एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम, तो आप देख लीजिए इसको एनर्जी स्टोर आ गया है U = हाफ एप्सिलॉन नॉट E²। तो अब इन दोनों प्लेट के बीच क्या फोर्स किस तरह से लगती है उनको भी देख लेते हैं। तो देखिए दोनों के बीच फोर्स निकालने से पहले क्या कि एक छोटा न्यूमेरिकल कर लेते हैं और उसके बाद जो है हम लोग चलेंगे वहाँ पे। तो देखिए कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर ये शायद 3rd हो जाएगा, तो चलाने दीजिए क्वेश्चन ही लिख देते हैं सिर्फ। चलिए क्वेश्चन है ये, आप प्लेट को हम सीधा इस तरह से बना देंगे तो समझ लिए पैरेलल प्लेट है। तो इनिशियल कंडीशन में क्या था कि दो प्लेट है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है D है, और इनके ऊपर चार्ज Q दिया हुआ है और इनका एरिया क्या है A, दोनों प्लेट का एरिया ये है। ये इनिशियल सिचुएशन है, कैसा है ये इनिशियल, ये है इनिशियल ऐसे ही था। अब क्या क्या इनको जो एक्सटर्नल वर्क कर करके हम लोग क्या किए, इस प्लेट को कीप यहाँ पे रख करके ये प्लेट को खींच करके डबल डिस्टेंस कर दिए। तो देख लीजिए हम लोग इस बार क्या किए हैं, इसका डिस्टेंस को बढ़ा करके क्या कर दिए हैं 2D कर दिए। अब भी चार्ज इस पर क्या रहेगा Q ही रहेगा, इस पर माइनस Q रहेगा, और ये एरिया तो यही रहेगा, क्या है दोनों प्लेट का एरिया, इस पर माइनस Q हो जाएगा। पूछ रहा है कि फाइंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो ये एक्सटर्नल एजेंट जो वर्क किया है तो उसको फाइंड करना है। तो थोड़ा आप लोग दिमाग लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, लगाइए। तो चलिए उससे पहले हम लोग यहाँ पे मान के चलिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आप लोगों को बताए थे, कैपेसिटेंस किस तरह निकालते थे। तो देखिए कैपेसिटेंस निकालिए पहले कंडीशन में, अगर CI इसको बोले, क्या है इनिशियली कैपेसिटेंस क्या था एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाय बीच का डिस्टेंस D है। अगर फाइनल देख लें कैपेसिटेंस क्या हो गया है कि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या, एप्सिलॉन नॉट क्या था कैपेसिटेंस का फॉर्मूला अगर देखें तो एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाय D। तो D चेंज कर रहे थे कैपेसिटेंस चेंज कर जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाय 2D, ये हो गया है। तो अब वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या होता था, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अभी पढ़े हैं तुरंत, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो UF माइनस UI। तो UF देखिए क्या आने वाला था, UF का फॉर्मूला क्या होता था हाफ Q² बाय, अगर Q दिया हुआ तो Q² बाय C, फाइनल माइनस 1/2 QC इनिशियल। तो हाफ Q² दोनों में कॉमन है तो कॉमन ले लीजिए इसको, Q² बाय 2 को बाहर कर लीजिए, तो यहाँ पे क्या है CF है। तो यहाँ पे देख लीजिए जो यहाँ 1/CF है, तो ये 1/CF क्या 2D ऊपर चले जाएगा और एप्सिलॉन नॉट A नीचे आ जाएगा। तो ये 2D डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट A माइनस ये हो जाएगा D डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट A। जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट आ गया है तो देखिए 2D माइनस D, तो ये क्या आ जाएगा ये Q² D डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट A, यही वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट आ गया है। देख लिए तो छोटा सा न्यूमेरिकल था, इसमें क्या है कुछ नहीं सोचना था आप लोगों को कि अगर प्लेट को अगर ले जाएंगे तो क्या चेंज होगा, उसके अंदर एनर्जी स्टोर जो हो रहा है वो चेंज हो जाएगा, और जो एनर्जी स्टोर में चेंज आएगा वो एनर्जी जो पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो जो एनर्जी स्टोर किया वही है। कैपेसिटर का अगर एनर्जी के बारे में बात करना है तो फॉर्मूला लगाना है Q² बाय 2C या हाफ CV², चाहे 1/2 QV जो लगाइए आप सब ठीक है। इसको लिख लीजिए। तो अगला हम लोग को पढ़ना क्या है, फोर्स ऑन वन प्लेट ऑफ कैपेसिटर बाय अनदर प्लेट। तो आप देखते हैं यहाँ पे हम लोग दो कैपेसिटर का प्लेट बनाने वाले हैं। तो देखिए ये दो प्लेट बना देते हैं, एक प्लेट ये हो गया है और एक जो है सो कुछ डिस्टेंस पे बना देते हैं।
तो ये हो गया, तो इस पे प्लस क्यू चार्ज और इस पे माइनस क्यू चार्ज, तो प्लस क्यू चार्ज दिए हैं तो ये क्यू चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। दिख रहा होगा आप लोगों को, इस पे माइनस चार्ज आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने वाला है, इसमें पॉजिटिव चार्ज से निकलेगी और नेगेटिव पे ख़त्म हो जाएगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इनके बीच का डिस्टेंस भी दिया हुआ है, डी दिया हुआ है। तो आप देखिए कि ये इसको फर्स्ट प्लेट मान लेते हैं और इनको सेकेंड प्लेट मान लेते हैं। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और इनके बीच अगर एक प्लेट पे चार्ज दिया हुआ है तो फोर्स इंटू फोर्स बराबर क्या होता है, क्यू इंटू ई। अगर आपको याद होगा तो फोर्स बराबर क्या पढ़ते थे हम लोग, क्यू इंटू ई। इसी फॉर्मेट से हम लोग निकालने वाले हैं। तो उनसे पहले क्या हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लेते हैं। तो ई एट 1 मतलब क्या, चलिए सेकेंड पे निकाल लेते हैं। फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1 ड्यू टू 1। सेकेंड पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से, फर्स्ट चार्ज की वजह से। अगर इस पे देखा जाए तो इस पॉइंट पे अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का निकाल लेते हैं, ये इनफाइनाइट प्लेन शीट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, सिग्मा डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन। यानी कि देखिए सिर्फ ये फर्स्ट प्लेट की वजह से निकाल रहे हैं इस पे सेकेंड पे, तो ये क्या हो गया, सिग्मा डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा तो आप जानते ही क्या होता है, क्यू बाय ए। तो सिग्मा क्या हो जाएगा, क्यू 2a एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब निकालना है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, अब ये देखिए फोर्स इक्वल टू एफ इंटू क्यू ई। तो देखिए क्यू इंटू क्यू डिवाइड बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। तो फोर्स जो आ गया हमारा क्यू स्क्वायर बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। अगर एनर्जी डेंसिटी से अगर हम थोड़ा रिलेट करना चाहें इसको, अगर एनर्जी डेंसिटी से अगर रिलेट कर देंगे तो यहाँ पे देखिए कुछ रिलेशन आने वाला है। एनर्जी डेंसिटी क्या आया था, यू ई जो आया था अपना, वो आया था 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर आया था। अगर ई को क्यू बाय ए के टर्म में हम लिखें, क्या है, इसको क्यू बाय ए के टर्म में लिख देते हैं। तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। दिख रहा है आप लोगों को। तो यहाँ पे देखिए एक एप्सिलॉन नॉट कैंसिल होने वाला है, क्यू स्क्वायर सेम रहेगा और 2 है। तो यू ई जो आ रहा अपना शायद क्यू स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। देखिए यहाँ पे ये हो गया ए, सॉरी ए को बाहर कर देते हैं, ये एप्सिलॉन नॉट इंटू, हाँ ठीक है, एक ए स्क्वायर है तो एक ए बना दीजिए, एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/a। तो ये टोटल क्या फोर्स है। तो एनर्जी डेंसिटी और फोर्स में जो रिलेशन आ गया है U इक्वल टू एफ बाय ए, इसको ये भी याद रखिएगा। ये रिलेशन आ गया, ये एनर्जी डेंसिटी और ये फोर्स में रिलेशन आ गया। क्या है, अगर एनर्जी डेंसिटी निकालना है, अगर आपको फोर्स पता हो तो ए से डिवाइड कर सकते हैं। अब इसको एक और टर्म दे, एफ बाय ए को जो है सो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर भी कहता है, एफ बाय ए को इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर भी कहता है, इनको इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर भी कहा जाता है। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर निकालना है तो कुछ नहीं करना है, एनर्जी डेंसिटी में आप ए से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। एनर्जी डेंसिटी दिया रहेगा तो या फोर्स दिया रहेगा तो उसमें ए से डिवाइड कर दीजिएगा, सॉरी फोर्स से अगर दिया रहेगा तो ए से डिवाइड कर दिया तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर आ जाएगा। और एनर्जी डेंसिटी अगर
निकालना है, एनर्जी डेंसिटी दिया रहेगा। तो हाँ, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर जो देखिए यहाँ से आ गया है, एनर्जी डेंसिटी के बराबर ही आ गया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी के ही बराबर आ गया है, एनर्जी डेंसिटी। कभी कभी एग्जाम में पूछा था इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर क्या, कुछ नहीं, फोर्स पर यूनिट एरिया को प्रेशर कहते हैं हम लोग। और ये इलेक्ट्रो क्या है, चार्ज की वजह से लग रहा है तो इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। और ये क्या है, ये टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंतर्गत ही आता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो क्या है, एनर्जी डेंसिटी के बराबर ही होता है। तो ये भी देख लिया। अब देखते हैं कि अगर दोनों प्लेट पे चार्ज सेम ना दिया रहे तो, क्योंकि कंडीशन जो हम लिखाए थे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होने का अर्थ क्या था कि दोनों का एरिया बराबर होनी चाहिए और दोनों के बीच का सेपरेशन बहुत कम होनी चाहिए। लेकिन ये तो नहीं बताया कि दोनों के बीच में इक्वल और अपोजिट चार्ज होनी चाहिए। ये अब हम डिस्कस करते हैं कि दोनों के प्लेट पे क्या अलग अलग चार्ज रख देते तो क्या होता है। पहले इसको आप लोग लिखिए, पॉज करके लिख लीजिए। देखिए अभी कह रहा है कि अगर क्या है कि दोनों प्लेट पे अनइक्वल चार्ज दिया जाएगा तो कैपेसिटर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो पहले हम लोग देखते हैं कि कैपेसिटर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ने से पहले इस पर चार्ज का किस तरह होगा। तो हम लोग जो है सो यहाँ पे 2 पॉइंट कंसिडर करने वाले हैं। एक इसके अंदर मान लीजिए ए पॉइंट है और इसके अंदर कोई बी पॉइंट है। तो पहले हम इस पर क्या, अगर चार्ज देंगे तो दोनों प्लेट, अगर ये कंडक्टर को इसी तरह का है इस पर चार्ज जो है सो मान लीजिए इस पर क्यू आ जाएगा और इस पर मान लीजिए कि एक्स आ गया है। क्या है कि ये हमारा ये दोनों सामने का जो प्लेट है इसी से मतलब है। क्या है कि अगर कोई कंडक्टर है, अगर 2 चार्ज दिया हुआ है, दोनों अनइक्वल है, तो इन पे क्या है कि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो आपस की चार्जेज होंगी एक दूसरे के सामने आमने सामने की, उन्हीं से हमको काम है। तो देखते हैं कि इन पे चार्ज क्या आने वाला है। तो इस पर आप डिस्ट्रीब्यूशन और कंजर्वेशन चार्ज से क्या हो जाएगा, यहाँ पे Q1 माइनस Q और इस तरफ क्या हो जाएगा Q2 माइनस एक्स हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए ई ए पॉइंट पे क्या है, ये 0 हो जाएगा और ई बी पे पॉइंट पे भी देखिएगा तो 0 हो जाएगा। ये दोनों क्या है, इनसाइड कंडक्टर। अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्लास अगर याद है, इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड का लास्ट क्लास शायद इसी पे ख़त्म हुआ था, उस पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज बताए थे। तो वहाँ से भी आप लोग चाहें तो बता सकते हैं चार्ज किस तरह से होगा। लेकिन हम क्या है कि यहाँ पे डील कर रहे हैं, आप एक एक करके देखिए। अगर फर्स्ट सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखा जाए तो इस पर क्या आगे की तरफ हो जाएगा, तो हम इसको कर देते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सो आता है सिग्मा। तो सिग्मा जो है सो क्या आने वाला है, सिग्मा अगर देखा जाए यहाँ लिख देते हैं Q/A आएगा। तो ये प्लेट की वजह से निकालना है हमको। तो देखिए पहले की वजह से क्या, हर बार तो ये सिग्मा/2 एप्सिलॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट। तो 2 एप्सिलॉन नॉट आने कॉमन ही आने वाला है। तो इस पर देखिए Q तो सब बदलते रहेगा, तो उनमें क्या करते हैं हम लोग A1/2 एप्सिलॉन नॉट ए को कॉमन ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे 1/2 A एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लेते हैं। एक बार कर दें, एक बार कर देते हैं। तो चलिए पहले EA पे निकालना था, EA की वजह से निकालना है। तो EA पे नेट चार्ज निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए फर्स्ट प्लेस की वजह से आगे की तरफ बढ़ेगा, तो इसको इस डायरेक्शन को हम लोग क्या मान लेते हैं, पॉजिटिव मान लेते हैं। और इस डायरेक्शन को क्या मान लेंगे, नेगेटिव मान लेंगे। तो देखिए पॉजिटिव इस तरफ से क्या है, पॉजिटिव की तरफ हो जाएगा। तो यहाँ पे Q1 माइनस Q डिवाइड बाय 2A एप्सिलॉन नॉट। इसी तरह से देखिए अगर इनकी वजह से देखते हैं नेगेटिव, आप बात कि सब जो है सो इस तरफ ही आएगा, तो सब में नेगेटिव लगा देंगे। तो Q डिवाइड बाय 2A एप्सिलॉन नॉट, इसमें भी क्या आ जाएगा x डिवाइड बाय माइनस में माइनस हो गया 2A एप्सिलॉन नॉट। और इनके वजह से देखा जाए तो अगर माइनस चार्ज लगा तो माइनस Q, आइए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2A एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 0। तो 2A एप्सिलॉन नॉट सब में कॉमन है, तो इसको उठा कर रख दीजिए उस तरफ, तो ये 0 हो जाएगा। तो अब बचा क्या, देखिए यहाँ पे Q1 माइनस Q माइनस में Q, यहाँ पे माइनस x माइनस Q2 प्लस x इक्वल टू 0। तो ये माइनस x प्लस x ख़त्म हो गया।
तो देखिए Q1 माइनस में 2Q और माइनस में Q2 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए इसको। अगर यहाँ से हम Q निकालना चाहें तो Q आ भी गया हमको। क्या है कि Q अगर देखा जाए तो इस तरफ भेजिए इनको, तो Q1 माइनस Q2 बाय 2 आ गया है। अब देखिए सेकेंड प्लेट पे निकाल रहे हैं EB, तो EB निकाल रहे हैं तो देखिए EB क्या है, फर्स्ट के वजह से क्या है कि ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड के वजह से इस तरफ होगा, तीनों के वजह से पॉजिटिव ले लेंगे। Q1 माइनस Q डिवाइड बाय 2a एप्सिलॉन नॉट प्लस में Q डिवाइड बाय 2a एप्सिलॉन नॉट प्लस x डिवाइड बाय 2a एप्सिलॉन नॉट माइनस में इसकी वजह से इस डायरेक्शन में होगा, माइनस में Q और ये माइनस माइनस प्लस डिवाइड बाय 2a एप्सिलॉन नॉट, ये 0 ही होगा क्योंकि ये भी 0 है। तो आप सबको डिवाइड कर दीजिए उस तरफ। तो अपना देखिए यहाँ पे Q1 माइनस में Q प्लस में Q प्लस में x माइनस में Q2 और प्लस में x इक्वल टू 0 आ गया है। तो यहाँ पे देखिए Q1 माइनस में Q2 और प्लस में 2x इक्वल टू 0 है। अगर यहाँ से हम बात कर ले x की, इसको इक्वेशन छोड़िए, इक्वेशन छोड़िए, तो x के इक्वल टू क्या आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कि अगर इनको हम उस तरफ भेज दें, इसको माइनस x हो जाएगा, इसको Q1 डिवाइड बाय Q2 बाय 2 दिख गया होगा। तो इसी तरह से देखिए यहाँ पे x का जो वैल्यू आ गया है वो माइनस में Q1 बाय Q2 डिवाइड बाय 2 आ चुका है, या इसी को माइनस Q भी तो कह सकते हैं, Q का चार्ज तो यही आया था। तो देखें इक्वल एंड अपोजिट चार्ज अब ऑटोमेटिक अपने ही शिफ्ट हो गया। अगर आउटर प्लेट पे देख लिया जाए तो आउटर प्लेट में देखिए Q2 अगर डिवाइड कीजिएगा, अगर इस पर देखिएगा Q2 अगर इस तरफ माइनस Q2 आया है तो इस प्लेट पे देख लीजिए पहले, उसके बाद इसको निकाल देते, जो इस प्लेट पे आएगा और ये भी लास्ट प्लेट पे भी आएगा वैसे ही। तो इनको फर्स्ट पे देख लीजिए, फर्स्ट प्लेट पे जो आने वाला है, थोड़ा सा कैलकुलेशन हम डायरेक्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ से Q1 और माइनस में Q है तो ये देखिए 2Q हो जाएगा, और 2Q ये माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा। तो ये जो आने वाला है रिजल्ट आप लोग थोड़ा कैलकुलेशन कीजिएगा, तो Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाय 2, और सेकेंड प्लेट पे जो अगर मान लीजिए तो वो तो आया ही माइनस Q के बराबर, Q आया है ये Q, और ये Q1 माइनस में Q2 डिवाइड बाय 2। थर्ड प्लेट पे माइनस Q चार्ज, और माइनस Q चार्ज क्या है Q1 माइनस में Q2 डिवाइड बाय 2, और फोर्थ प्लेट पे अगर आप करिएगा तो एग्जैक्ट फर्स्ट प्लेट के बराबर ही आने वाला है। ये छोटा सा आप लोगों के लिए होमवर्क ही समझिए। तो देखिए कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो हो चुका है यहाँ पे हम निकाल दिए हैं, आप लोग देख लीजिए इसको अच्छी तरह से, ये तीनों प्लेट पे हो गया है। तो हमको तो चाहिए क्या कि इक्वल एंड अपोजिट चार्ज चाहिए सामने का, तो हमको चार्ज मिल गया है, नेट चार्ज क्या है माइनस Q और ये प्लस 2Q माइनस Q1 माइनस Q2 हो गया है। तो कैपेसिटेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, डजंट इफेक्टेड। तो इसको लिख लीजिए। अगर इसी तरह से मान के चलिए कि न्यूमेरिकल दे देते हैं, छोटा सा इसको पॉज करके लिख लीजिए, 1 2 3 लिख लिए। चलिए तो यहाँ पे देखिए मान कर चलिए ये दिया है प्लस 10 माइक्रोकूलम, और सेकेंड पे दे दिया है माइनस, हाँ चलिए माइनस 4 माइक्रोकूलम लीजिए, माइनस 4 माइक्रोकूलम। क्वेश्चन है चार्ज ऑन, फाइंड चार्ज ऑन कैपेसिटर। तो जो इंटरनल प्लेट पे स्टोर होगी वही चार्ज निकालना है हम लोगों को। तो इंटरनल प्लेट पे जो चार्ज स्टोर होती है, मान लीजिए इसको Q, और Q क्या होता था Q1 माइनस में Q2 डिवाइड बाय 2। तो देखिए 10 माइक्रोकूलम, माइनस माइनस प्लस तो 4 डिवाइड बाय 2 माइक्रोकूलम, तो क्या आ गया है यहाँ पे 7 माइक्रोकूलम। तो इस पर क्या आ जाएगा, इस प्लेट पे चार्ज 7 माइक्रोकूलम, और ये माइनस 7
माइक्रोकुलम, तो चार्ज जो आ चुका हम लोगों का वो 7 माइक्रोकुलम। बस यही था। तो आई थिंक आप लोगों को आज का क्लास समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो थोड़ा रिपीट मोड में देख लीजिएगा, क्योंकि आज का क्वेश्चन समझिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी अपना सिलेबस में है, तो इनके ऊपर हमने अच्छा न्यूमेरिकल भी करा दिए हैं और कंसेप्ट तो सारा बता दिए हैं। आप लोग चाहिए तो इसका न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर सकते हैं किसी अच्छी किताब से। तो आज के लिए बस इतना ही। पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।